डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब एनसीईआरटी क्लास 7th के एन एलियन हैंड के सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप कारी के सेकंड पार्ट का स्टडी करेंगे। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट का स्टडी नहीं किए हैं वह प्ले बॉक्स में जाकर फर्स्ट पार्ट का स्टडी कर लेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कारी जो कि एक बेबी एलिफेंट है, बाथिंग के लिए रिवर पर जाता है और वहाँ एक डूबते हुए बालक को देखता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और जब राइटर वहाँ किनारे पहुँचता है तो वो यानी कारी राइटर को पानी में उस बच्चे को बचाने के लिए पुश कर देता है। और आगे क्या होता है हम आज स्टडी करेंगे। आई फाउंड दैट द राइटर द वाटर वाज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर। यहाँ राइटर कहता है कि जब मैं धीरे धीरे किनारे पर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है और मैं नदी के किनारे बॉटम पर आ गया। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और मैं अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़ा हो गया। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और अचानक मुझे नदी के सतह से बहुत जोर से झटका लगा और एक तीर की तरह मैं सीधे ऊपर आ गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय मीन होता है जो बालक वहाँ डूब गया था, विद माई हैंड, और मैं उस डूबे हुए बालक को अपने हाथ में लिए था, पकड़े हुए था। इसके बावजूद भी मैं बाहर आ गया। एज माई बॉडी रोज एबव द वाटर, जैसे ही मेरा शरीर पानी के ऊपर आया, आई फेल्ट आ लेसो अराउंड माई नेक। लेसो मीन होता है एक रस्सी टाइप का। तो मैंने अनुभव किया कि मेरे गले के चारों तरफ कोई रस्सी जैसी चीज़ है। दिस दिस फ्राइटेंड मी, इससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू swallow मी। swallow मतलब होता है निगलना। मैंने सोचा शायद कोई पानी का एनिमल मुझे निगलने जा रहा है। आई हियर्ड कारी स्क्वीलिंग, स्क्वीलिंग मतलब चिल्ला रहा था। मैंने सुना कारी चिल्ला रहा था। एंड आई न्यू इट वाज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और मैं तुरंत समझ गया कि जो मेरे गर्दन के चारों तरफ है वो कारी का सूंड है। ही पुल्ड अस बोथ एशोर, कारी ने हम दोनों को किनारे लाया। कारी वाज लाइक अ बेबी, कारी एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड, एज इफ यू डिडंट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी ही वाज अप टू मोर मिस्चीफ देन यू आर। उसे हमेशा अच्छा करने के लिए ट्रेंड किया जाता था, और यदि आप उसे जब कोई शरारत करता है तो कुछ नहीं कहते हैं तो वो पहले से ज़्यादा शरारत करने लगता था। फॉर इंस्टेंस मीन होता है एग्जाम्पल के लिए। वन डे समबडी गेव हिम सम बनानाज टू ईट, एक दिन कुछ लोगों ने उसे खाने के लिए कुछ केले दिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानाज, राइप बनानाज मीन होता है पके केले। जल्द ही उसे पके केले के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम, हम लोग डाइनिंग रूम में विंडो के पास टेबल पर एक बड़े से प्लेट में फल रखा करते थे। वन डे ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मीन होता है गायब हो गए। एक दिन अचानक टेबल से सारे फल गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड, ब्लेम्ड मतलब दोष लगाया, द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, और मेरे फैमिली ने घर के नौकर के ऊपर आरोप लगाया कि उसने सारे केले खा लिए हैं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, फल दोबारा गायब हो गया। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, इस बार मेरे ऊपर ब्लेम लगाया गया कि मैंने सारे फल खा लिए हैं। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, मैं जानता था कि मैंने ऐसा नहीं किया है। आई मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, इससे मुझे मेरे माता पिता और नौकरों पर बहुत गुस्सा आया। फार आई वॉज श्योर दे हैड बीन टेकन ऑल द फ्रूट, मैं श्योर था कि उन लोगों ने खुद फल खाया है। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, अगली बार फिर फल गायब हो गया। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन, स्मैश्ड मतलब होता कुचला हुआ, और मैं जब उस समय पाया कि कारी के पवेलियन में कुछ केले कुचले हुए पड़े हैं। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, इससे मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। फार आई हैड नेवर सीन फ्रूट दियर, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी वहाँ फल नहीं देखे थे। एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विंक्स,
जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि जो कारी था वो हमेशा टहनियाँ खाता था और उसी पर वो जीवित रह। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table, अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था और इधर उधर देख रहा था कि मैं बिना माता पिता के परमिशन से फल लूं या ना लूं, a long black things very much like a snake suddenly came through the window, अचानक एक लंबा कोई काला चीज जो कि बहुत बड़ा सांप की तरह लगता था, अचानक खिड़की के रास्ते से अंदर आया और सारे किले लेकर गायब हो गया। इट वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, इससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज, क्योंकि मैंने कभी भी सांप को केले खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक, और मैंने सोचा कि यह ज़रूर कोई एक भयंकर खतरनाक सांप हो सकता है। दैट वुड स्नीक, स्नीक मतलब होता है चुपके से आना, इन एंड टेक फ्रूट, जो कि चुपके से आता है और फल लेकर चला जाता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे से बाहर आया। एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, और डर, अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा डर के कारण मैं घर से बाहर आ गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक्स वुड कम बैक इन द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑफ ऑल ऑफ अस, मैं निश्चित रूप से अनुभव कर रहा था कि वो सांप जो है वो दोबारा फिर घर में वापस आएगा और सारे फल खा जाएगा और हम सबको मार डालेगा। एज आई वेंट आउट आई सा कारीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, जैसे ही मैं बाहर आया मैंने देखा कि कारी का जो पीठ है वो पवेलियन की दिशा में डिसअपियर मतलब गायब हो रहा है, यानी कि वो पवेलियन की तरफ एंट्री कर रहा था। एंड आई वाज सो फ्राइटेंड, और मैं बहुत ज़्यादा भयभीत था। दैट आई वांटेड टू कंपनी, कंपनी मतलब साथ होता है, टू चीयर अप मी, और मैं उसका यानी कारी का साथ चाहता था खुश होने के लिए। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ कर गया। इनटू द पवेलियन, यानी मैं उसके पीछे दौड़कर पवेलियन में गया। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज, मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैं पाया कि कारी केले खा रहा है। आई स्टूड इट इन द स्टिल इन एस्टॉइनमेंट, एस्टॉइनमेंट मीन होता है आश्चर्य से, मैं वहाँ आश्चर्य से खड़ा रहा। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब होता है बिखरे हुए, ऑल अराउंड हिम, मैंने वहाँ देखा कि केले बिखरे हुए जमीन पर पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच मतलब फैलाया हुआ है, आउट हिज ट्रंक, वो अपना सूंड बाहर की तरफ फैलाया हुआ है। एंड रीच्ड फार वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग, और जहाँ वो खड़ा है उससे एक दूर एक केला पड़ा हुआ है, उसको उठाने के लिए अपने सूंड को फैलाए हुए है। डैट इंस्टेंस, उसी समय द ट्रंक लुक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक, और उस समय जब वो अपने सूंड को केले को उठाने के लिए फैलाए हुए था तो ऐसा लगता था कि एक कोई काला सांप है। एंड आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट कारी वाज द थीफ, कि चोर जो है वो कारी ही है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, मैंने उसका कान पकड़कर बाहर लाया। एंड जॉयसली, खुशी के साथ, शोड माई पेरेंट, अपने माता पिता को दिखाया। मैंने उसको कान पकड़ के बाहर लाया और खुशी से अपने माता पिता को दिखाया। दैट इट वाज कारी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स, और यह कारी है जिसने पिछले कुछ सप्ताह फल को चुराए हैं, मैं नहीं हूँ। देन आई स्कॉल्डेड हिम, इसके बाद मैंने उसको डांटा। स्कॉल्डेड मीन होता है डांटना। फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, जैसा कि बच्चे समझते हैं वैसे हाथी भी मेरे डांट को समझ गया। एंड आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वाइप्ड, अगली बार अगर तुम फल को चुराओगे तो तुम दंड दिए जाओगे, पनिश्ड किए जाओगे। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वो जानता था कि हम सब उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इवन द सर्वेंट, यहाँ तक कि नौकर भी नाराज़ है। हिज प्राइड वाज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, और जो उसका जो प्राइड था वो इतना इंजर्ड हुआ कि उसने इसके बाद कभी भी डाइनिंग रूम से कोई चीज़ नहीं चुराया।
and from then off, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. और इसके बाद से जब भी कोई व्यक्ति उसे फल देता था तो हमेशा इस प्रकार से फल लेता था जैसे कि वो उन्हें धन्यवाद कहता हो. एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग. एक हाथी जब भी कोई भी गलती करता है तो वो पनिशमेंट की इच्छा करता है. बट इफ़ यू पनिश्ड हिम विदाउट एनी रीजन, और यदि अगर आप उसे बिना किसी रीजन के पनिश करते हैं, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन. तो वो अपने उसे हमेशा याद रखेगा और आपको ब्याज समेत वापस करेगा. ब्याज समेत वापस करने का मतलब कि आपको उसका बदला जरूर देगा. एन एलिफेंट मस्ट बी टाट व्हेन टू सिट डाउन. एक हाथी को जरूर सिखाना चाहिए कि उसे कैसे बैठना है. व्हेन टू वॉक, कब उसे चलना है. व्हेन टू गो फास्ट, कब उसे तेज चलना है. एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब उसे धीमे चलना है. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. आपको ये सारी चीज़ें उसे इस प्रकार से सिखानी पड़ेंगी जिस प्रकार से आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं. इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर आप उसको धत कहते हैं और कान उसका पकड़ के खींचते हैं, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन. तो ग्रेजुअली मीन होता है धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि उसे बैठना है. सिमिलरली उसी तरीके से इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और अगर आप उससे कहें माली और उसके सूंड को आगे की तरफ खींचें, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक. तो वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि यह सिग्नल उसे चलने के लिए है. कारी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन. कारी ने माली शब्द को 3 लेसन में सीख गया. बट इट टूक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन उसने धत को सीखने में 3 सप्ताह का समय लगाया. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, लेकिन कारी जो था वो बैठने में अच्छा नहीं था. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन. क्या आप जानते हैं कि एक हाथी को बैठने के लिए क्यों सिखाया जाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रो टालर एंड टालर देन यू, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन आपसे बड़ा होता जाता है. हु टेक केयर ऑफ हिम, जिसकी आप देखभाल करते हैं. सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years ओल्ड, इसलिए जब वो 2 या 3 साल का हो जाएगा, यू कैन रीच हिज बैक विद अ लेडर, तो आप उसके पीठ पर यानी सिर्फ सीढ़ी की हेल्प से ही पहुंच सकते हैं. इट इज़ दियर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई आस्किंग धत, इसलिए बेटर यही है कि आप उसे धत कहकर बैठने को सिखा दीजिए. सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, इस प्रकार से आप उसके पीठ पर चढ़ सकते हैं. फार वुड वांट टू कैरी अ लेडर अराउंड ऑल द टाइम, जिससे आपको हर समय सीढ़ी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल. हाथी को सबसे जो कठिन चीज़ सिखाना होता है वो होता है मास्टर कॉल. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. प्रॉपरली मतलब होता है पूरी तरीके से. जनरली मीन्स सामान्यतः. यह सामान्यतः पूरी तरीके से सीखने में 5 साल लग जाते हैं. द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर. जो मास्टर कॉल होता है वो एक स्ट्रेंज मतलब अजीब हिसिंग होती है, हिस की आवाज़ होती है, जैसे स्नेक हिस की आवाज़ करते हैं. और इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई टाइगर और स्नेक क्या है एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं. जो आवाज़ निकलती है वही मास्टर कॉल होती है. उसी तरीके के मास्टर कॉल की आवाज़ होती है. एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड्स ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, और आपको इस प्रकार के आवाज़ हाथी के कान में उत्पन्न करने पड़ेंगे. एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल. और क्या आप जानते हैं कि जब आप मास्टर कॉल करेंगे तो आप हाथी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट, अगर आप जंगल में कहीं खो जाते हैं और आपको बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है. एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार एबव, और हर तरफ आपको अंधेरा नजर आता है ऊपर तारों के अलावा. यू डेयर नॉट वेरी लॉन्ग एनीवेयर, तो आप कहीं भी रुकने की हिम्मत नहीं करते हैं. द ओनली थिंग्स टू डू देन इज टू द गिव द मास्टर कॉल, तो उस समय आपको सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है मास्टर कॉल.
एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। और जैसे ही आप मास्टर कॉल करेंगे तो हाथी जो है वो रास्ते से पेड़ों को गिराना शुरू कर देगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। और इससे डर के मारे सारे जानवर भाग जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रेशिंग डाउन मंकीज वॉक फ्रॉम देयर स्लीप्स। और जैसे ही पेड़ टूटकर नीचे की तरफ गिरेंगे बंदर सोकर जग जाएंगे और एक शाखा से दूसरे शाखा पर भागने लगेंगे। यू कैन सी देम इन द मून लाइट। और आप उन सबको भागते हुए मून लाइट यानी चांदनी की रात में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेज। स्टेज मीन होता है हिरन रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो। और नीचे आप हर दिशा में हिरन को भागते हुए देख सकते हैं। यू कैन हियर द ग्रोल। ग्रोल मतलब होता गुर्राना। आप द टाइगर इन द डिस्टेंस। कुछ दूरी पर आप टाइगर को के गुर्राने की आवाज भी सुन सकते हैं। इवन ही इज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ था, यहाँ तक कि वो भी इससे डरा हुआ होता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट। इसके बाद में हाथी जो है अगले पेड़ फिर उसके बाद वाले पेड़ को गिराता रहता है, फिर गिराता है, अगले पेड़ को फिर गिरा देता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और जल्दी ही आप पाएंगे कि जो हाथी है वो सीधा आपके घर से जंगल की तक एक सीधा रास्ता बना देगा और जिससे आप घर पहुंच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। आई होप यू यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। सो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें।